प्यारे बच्चों, आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रतिशतता, परसेंटेज। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे अर्थमेटिक की जान है परसेंट। आप चाहे प्रॉफिट एंड लॉस करते हो, आप CISI में चले जाएं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में चले जाएं, आप मिक्सचर एलिगेशन में चले जाएं, आप रेशियो में चले जाएं, आप पार्टनरशिप में चले जाएं, आप किसी भी अर्थमेटिक के चैप्टर में जाएंगे तो आपको हर क्वेश्चन में परसेंटेज का यूज़ होगा। कहीं डायरेक्ट यूज़ होगा तो कहीं इनडायरेक्ट यूज़ होगा। आप ये समझिए कि अर्थमेटिक पोर्शन, चाहे आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, आप SSC के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर CDS की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अर्थमेटिक आता है, उसका बेस परसेंटेज है। परसेंटेज होता क्या है ये आप सब जानते हैं। 100 में कोई चीज़ का मान, 100 पे किसी चीज़ का मान परसेंट होता है। लेकिन इसको एग्जाम में कैसे यूज़ करते हैं, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन मेथड को यूज़ किया जाएगा, उन चीज़ों पे अब हम डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला आपको 20%। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस 20% को फ्रैक्शन बनाइए, क्या होगा। तो जब आप 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो आप कहेंगे सर ये हुआ 20/100। 20/100 मतलब 1/5, यानी 20% की फ्रैक्शन हुई 1/5। मैं आपको बोलूं कि 25% की फ्रैक्शन बताइए, तो ये हुआ 25/100, 1/4। मैं आपको कहूं कि मुझे बच्चे 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन बताइए, तो ये होगी 3, 16, 48 और 2 50/3%। परसेंट का अर्थ 100, परसेंट का मतलब बटे 100 लगाएंगे, तो सोल्व करेंगे इसे तो ये आएगा 1/6। मैं बोलता हूं आपको 6 से ही 2/3% फ्रैक्शन बनाइए। तो पहला काम, 3 को 6 से किया 18, 2 जोड़ा 20। परसेंट हटाएंगे, बटे क्या लिखेंगे बच्चों, 100। तो 20 ही कम 20, 20 5 100, सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/15। तो आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ 14:2/7%। तो चेंज करना है, कैसे करेंगे बच्चों, पहले 7 को 14 से गुना करेंगे, 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100, यानी 100/7%। और परसेंट का मतलब हुआ 100/7। मैंने आपको समझाया परसेंट को फ्रैक्शन बनाना है, 100 से डिवाइड करिए, सोल्व करेंगे यू विल गेट 1/7। तो इस तरीके से आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब हम सीखते हैं बच्चों कि कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 1/5 को परसेंटेज में बदलिए, तो परसेंटेज में चेंज करना है तो मतलब 100 पे अर्थ निकालना है। तो 5 को इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 20% बनेगा। मैं आपको कहूँ कि 1/4 को परसेंटेज में चेंज करिए तो इंटू 100 करेंगे तो यू विल गेट 25%। मैं आपको कहूँ कि 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आप इंटू 100 करेंगे, 100 से इंटू करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, यू विल गेट 50/3%। और अच्छी तरीके से इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो इसे लिख रहे होंगे 16:2/3%। मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, सही भिन्न बोलते हैं। मैं आपको कहूँ बच्चों कि 3/8 को परसेंटेज में चेंज करिए तो इंटू आप कर रहे होंगे 100 से, 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे 25, यू विल गेट 75/2%। 75/2 को आप लिखेंगे 37.5%। तो प्यारे बच्चों, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन माध्यमों से आप उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि फ्रैक्शन इनफाइनाइट है, बहुत सारी फ्रैक्शन, हम कितनी फ्रैक्शन याद करें। लेकिन मैं आपको उन फ्रैक्शंस पे यूज टू करा रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होती है या जिन पर लगभग सभी क्वेश्चन उन्हीं फ्रैक्शन पर बने होते हैं। बहुत सारी फ्रैक्शन हम कितनी याद करेंगे, लेकिन जो ज़रूरी है, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होती है, हम उन पे बात कर रहे होंगे। आपको प्यारे बच्चों याद कुछ नहीं रखना है। मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आप मुझे याद करिए, क्या आप मुझे याद कर पाएंगे? नहीं। मैं आपको कहूँ कि आप मुझे भूल जाइए, आप भूल पाएंगे? नहीं।
ना आपके हाथ में याद रखना, ना आपके हाथ में भूलना। अगर आप मुझे लगातार देखते रहेंगे तो मैं आपको याद रहूँगा, आप मुझे थोड़े दिन नहीं देखेंगे तो मैं भूलने लगूँगा, आप मुझे भूलने लगेंगे। तो यही प्रक्रिया इसकी है, आपको इन्हें रटना नहीं है, बस इनको देखना है, इनके साथ काम करना है। चलिए सीखते हैं। मान लीजिए बच्चों, अच्छा ये कुछ फ्रैक्शंस मैंने लिखी हैं जो आपको काम आनी है आगे, तो इन फ्रैक्शंस को हमें 2-3 बार पढ़ना है। जैसे मैं एक बार बताता हूँ, 1/2 है, 1/2 होता है बच्चों कितना, 50%। 1/3 है 33 सही 1/3%। 1/4 है 25%। 1/5 है 20%। 1/6 है 60:2/3%। 1/7 है 14:2/7%। 1/8 है 12.5%। 1/9 है 11:1/9%। 1/10 है 10%। 1/11 है 9 सही 1/11। 1/12 है 8 सही 1/3 है। 1/13 है 7 सही 9/13 है। 1/14 है 7 सही 1/7 है। 1/15 है 6 सही 2/3% है। 1/16 है 6 सही 1/4% है। 1/20 है 5% है। 1/24 है 4 सही 1/6% है। 1/25 है 4% है। 1/30 है 3 सही 1/3% है। 1/40 है 2.5% है। 1/50 है 2% है। मैं आपको बस कहना इतना चाह रहा हूँ बच्चों कि ये फ्रैक्शंस तो ऐसी हैं जो आपको अभी तक याद हैं ही। आपको मेनली जिन पे काम करना है, जिनके साथ आप यूज टू होंगे, वो ये फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शंस आपके लिए आसान है, आपको चीज़ें आती हैं और धीरे धीरे हम इन्हीं पर काम करते हैं। इन्हें हम बच्चों बेसिक फ्रैक्शंस बोलते हैं। किसी भी कैलकुलेशन के लिए ये बेसिक फ्रैक्शंस है, इनके बाद चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 3/5 बताइए कितना परसेंट है। अगर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 3/5 कितना परसेंट है, तो आप बेस को उठाइए, बेस है /5 यानी 1/5। तो 1/5 आप देख रहे हैं बच्चों कितना है, 20%। अगर बच्चों 1/5 20% है और मैं जानना चाह रहा हूं 3/5 यानी इसका 3 गुना, तो ये 3 गुना करेंगे तो आप आंसर बोलेंगे बच्चों 60%। अगर मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि 4/5 बताइए कितना है, तो /5 देखेंगे यानी अपॉन 5। सो 1/5 इक्वल्स टू 20%। सो 4/5 इक्वल्स टू 80%। मान लीजिए बच्चों मैंने आपको कहा कि मुझे आप 3/4 बताइए कितना परसेंट हो। अगर आप 3/4 जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप बेस पकड़िए। बेस कितना है बच्चों, 1/4 यानी 4। तो आप देखिए 1/4 कितना परसेंट है, वो है आपका 25%। तो बच्चों 1/4 है आपका 25%। तो 3/4 है, 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा कितना, 75%। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे बताएं 4/9 कितना परसेंट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे किसे, 1/9 को, और ये बेसिक फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाई है और इन्हें याद नहीं करना, अपने आप याद हो जाएंगे। जब लगातार हम इन्हीं पे काम करते रहेंगे तो याद होंगे। 1/9 होता है बच्चों 11:1/9%। तो 1/9 अगर बच्चों 11:1/9% है और मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा 4/9 बताइए, तो जब गुना करेंगे तो ये होगा 44:4/9%। बात समझ पा रहे हैं मेरी। मैं कहूं कि बच्चों मुझे 7/9 बताइए क्या होगा, सॉरी 7/9 बताइए क्या होगा, तो आपने 1/9 ढूंढना है, दैट इज 11:1/9%। 7/9 7 टाइम्स है, सो इट बिकम 77:7/9%। आप बात समझ पा रहे हैं बच्चों। मान लीजिए मैंने कहा 8/9 बताइए, तो 8/9 करेंगे, 8 से इंटू करेंगे तो ये बनेगा बच्चों 88:8/9%। यानी बेसिक फ्रैक्शंस यही हैं, बाकी सब धीरे धीरे इनके मल्टीपल यूज हो रहे होंगे। तो हमें बेस फ्रैक्शन को याद रखना है और आगे उनके जो मल्टीपल करने हैं उसकी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। तो अब हमें इन्हीं चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी है, तब हम भाषा के लैंग्वेज के क्वेश्चंस पर जाएंगे। पहले हम इन्हीं चीज़ों पे सीखेंगे। आइए बच्चों और फ्रैक्शंस पर हम डील करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए 5/11 कितना परसेंट होगा।
तो जैसे ही आपने देखा बेस में 11, तो आप 1/11 को सर्च करिए बच्चों। सो 1/11 बेस में है, 9:1/11%। तो आप लिखेंगे बच्चों 1/11 इज 9:1/11%। जब आप 5/11 है या 5 से गुना करेंगे तो यू विल गेट 45:5/11%। मान लीजिए मैंने कहा बच्चों 3/11 बताइए, तो आप 1/11 सर्च करेंगे एंड 1/11 इज 9:1/11%। तो 3/11 है तो गुना करेंगे तो ये आएगा बच्चों 27 सही 7, 3 से गुना करेंगे तो 27 सही 3/11। अगर हमने इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करेंगे बच्चों। अगर मान लीजिए मुझे 4/11 चाहिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया 1/11 को, तो इधर भी 4 से करेंगे तो ये बनेगा 36:4/11%। अगर मान लीजिए मुझे इसमें 10/11 चाहिए, तो 10/11 चाहिए तो 10 से इधर गुना करूँगा, तो इधर भी करेंगे तो ये आएगा 90:10/11%। क्या बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी? तो बेसिक फ्रैक्शंस हमारी वही है, बाकी हमें धीरे 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 इनके मल्टीपल पे प्रैक्टिस करनी है। देखिए बच्चों, आज के कंपटीशन टाइम पे हमें क्वेश्चन को जितना जल्दी सोल्व कर सके उतना जल्दी करना होगा। हमें एक एक सेकंड बचाना होगा क्वेश्चन पे। और परसेंटेज जैसे चैप्टर्स में या अर्थमेटिक जैसे पोर्शन में परसेंटेज का एक अहम रोल है, और परसेंटेज से आप किसी क्वेश्चन को जल्दी तभी कर पाएंगे जब आप उसकी मल्टीपल फ्रैक्शन पे बहुत आसानी से सोल्व कर पाएँ। अगर मान लीजिए मैंने आपको कह दिया 7/11 बताइए कितना परसेंट हुआ, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 7/11 × 100 और फिर इस तरह से कर रहे होंगे, फिर यहाँ सोचेंगे क्या करें, फिर आगे हाथ रुक जाएगा। वो इसी चीज़ पे तकरीबन 15 से 20 सेकंड खराब कर देते हैं। और आप जानते हैं बच्चों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक सेकंड आपका ज़रूरी है। और आप तो वो धुरंधर बनेंगे यहाँ से कि आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। आप सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट को अपनाइए बच्चों। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये रामबाण है एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मैं खुद सेलेक्टेड हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर, तभी मैं आपको ये चीज़ें सारी डिलीवर कर रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट वे है अर्थमेटिक पोर्शन को क्लियर करने का, और बहुत तेज़ गति से। आप किसी ट्रिक पे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं धीरे धीरे इनका मतलब बताऊंगा कि फ्रैक्शन क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, और फिर खेलेंगे इन चीज़ों पर। मान लीजिए बच्चों, मैंने अगर सवाल में पूछा होता आपसे कि 7/11 बताइए क्या होगा, तो आपको तुरंत सोचना था कि 11 अपॉन आया तो 1/11 होता है 9:1/11%। 9 से ही 1/11%, तो 7/11 तो 63:7/11%। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मान लो बच्चे मैंने अब आपसे ये पूछ लिया कि आप मुझे बताइए 5/8 कितना परसेंट बना, तो आप किसे ढूंढेंगे? 5/8 आते ही आप ढूंढने लगेंगे किसे बच्चों? 1/8। और 1/8 मैंने यहाँ लिखवाया था, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 12.5% को, 12.5% को प्रस्तुत कर रहा है। तो यदि 1/8 12.5% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं 5/8 कर रहा हूँ, तो गुना करेंगे तो ये होगा 60:5/2%। लेकिन एक चीज़ समझिए कि क्या ये फॉर्मेशन सही है? आपने बेसिक न्यूमरेसी पढ़ी है, वहाँ सही पिन का अर्थ भी जाना है। ये तो रिमाइंडर होता है, तो ये नंबर तो हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। अगर ये बड़ा आया, ये वाला नंबर इससे बड़ा आया, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गलत रूप से लिख रहे हैं। आपको इसे और आगे जाना होगा। आप एक छोटी बात समझिए बच्चों कि अगर मान लीजिए मैंने लिखा 2:1/3%, या सिंपल कोई फ्रैक्शन लिखी, मिक्स फ्रैक्शन 2:1/3, तो इस 2:1/3 का मतलब है 2 + 1/3। सो ऐसे ही प्यारे बच्चों, इस 12.5% का अर्थ ये है कि 12 + 0.5%। If I am going to multiply it by 5, then it becomes 60.
and this function becomes 5/2. But we can write it in mixed fraction form, and 5/2 can be represented as 2:1/2%. So by adding both these numbers, 60 plus 2.5, you will get 62:1/2%. क्लियर बच्चों? प्यारे बच्चों, आइए कुछ और फ्रैक्शन पर हम डील करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा 3/8, तो जैसे ही मैं आपको 3/8 कहता हूँ, आपको सोचना है 8। तो 1/8 किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? 12.5% को। 1/8 रिप्रेजेंट करता है 12.5% को। तो 1/8 represents 12.5%. So 3/8 means 3 times. So it will become 36:3/2%. But I already explained you that format is not of mixed fraction. That is the remainder and it is divisor. And the remainder is always be less than divisor. So in that type of questions, you have to multiply each and every part in separately. You will multiply 3 by 12, you will get 36. You will multiply 3 into 1/2, you will get 3/2. And you have to change this form in mixed fraction. So you can write it 1:1/2. So 36 plus 1:1/2, you will get 37:1/2%. Let us do some more fractions. What is the percentage value of 5/6? In 5/6 you have to go 1/6 base value. 1/6 represents 16:2/3%. If 1/6 represents 16:2/3%, and I already told you that mixed fractions are the sum of natural number plus fractions. So you can write 16:2/3% as like that. So if 5/6 multiply 5 to 16, you will get 80. Multiply 5 to 2/3, you will get 10/3. And you can represent 10/3 in mixed fraction form, 3:1/3%. So 80% plus 3:1/3%, you will get 83:1/3%. My dear students, do some more examples of fractions. Find the percentage value of 7/15. 7/15 का प्रतिशत मान ज्ञात करें। इस प्रश्न में आपको सबसे पहले ढूंढना चाहिए बच्चों 1/15। तो 1/15 किसे रिप्रेजेंट करता है? 6 सही 2/3% को। तो 1/15 बच्चों रिप्रेजेंट करता है 6 सही 2/3 को। 7 से गुना करेंगे, ये बनेगा बच्चों 42। इसे गुना करेंगे 7 से, तो ये बनेगा 14/3। अब 14/3 को 14/3 को आप रिप्रेजेंट करिए किस फॉर्म में बच्चों? मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म, सही भिन्न के रूप में। तो 3 चौक 12, 2/3। तो 42 में 4 सही 2/3 जोड़ोगे तो इट विल बिकम 46:2/3%। बच्चों बात समझ पाए? कुछ और लेते हैं। मैं आपको कहता हूँ, आप मुझे बताइए 5/7 किसे रिप्रेजेंट करेगा? तो आप सबसे पहले किसे ढूंढेंगे बच्चों? 1/7। So what is the percentage value of 1/7? 14:2/7%. अगर बच्चों 1/7 14:2/7% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5/7 किसे करेगा? इसे गुना करेंगे, ये आएगा 70। इसे करेंगे तो यू विल गेट 10/7। अब 10/7 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 7 एकम 7, 3 बचा 3/7। तो 70 जमा 1 सही 3/7, तो आपका आंसर होगा 71 सही 3/7%। बच्चों समझ आने लगी होंगी चीज़ें? हमें इन्हीं पे प्रैक्टिस करनी है।
कोशिश करनी है कि विद इन सेकेंड हम इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज कर पाए। आइए बच्चों और ट्राई करते हैं फ्रैक्शंस पर। मैं मान लीजिए आपको बोलता हूँ कि 4/7 बताइए कितना परसेंट बनेगा। तो 4/7 निकालने के लिए पहले आप देखिए 1/7। तो 1/7 क्या है बच्चों? 14:2/7%। सो 1/7 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 14:2/7% पे। 4 से गुना किया तो इसे 4 से करेंगे 56 आएगा, इसे 4 से करेंगे 8/7 आएगा। 8/7 को चेंज करेंगे 1:1/7, ऐड करेंगे तो बच्चों 56 और 1:1/7 को ऐड करेंगे, दैट विल बिकम 57:1/7%। हाँ या ना बच्चों? मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएं 6/7 कितना परसेंट होगा। तो आप पहले देखेंगे बच्चों 1/7, 1/7 होता है 14:2/7%। 6/7 6 से इंटू कर रहे हैं तो इसे 6 से करेंगे 84 आएगा, इसे 6 से करेंगे 12/7 आएगा। इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 1:5/7, 1 सही 5/7। 84 और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 85 सही 5/7%। अगर मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे आप बताइए बच्चों 7/24 कितना परसेंट बना, तो आप देखेंगे कि 1/24 कितना है बच्चों? 4 सही 1/6%। तो 7/24 करेंगे तो 7 को इससे करेंगे 28 और 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 7/6। तो 7/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1:1/6। ऐड करेंगे दैट विल बिकम 29:1/6%। आप बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? तो इस तरीके से हम इन फ्रैक्शंस को डील कर रहे होंगे। मान लीजिए मैंने आपको कहा बच्चों 9/16 बताइए कितना परसेंट होगा। 9/16, तो जब आप 9/16 को सीखना चाह रहे हैं तो आप पहले आइए 1/16 पर। तो 1/16 जब आप करेंगे तो 1/16 होता है 6:1/4%। तो 9 से इंटू करेंगे तो 9 को इससे करेंगे ये बनेगा 54, इससे करेंगे 9 को तो ये बनेगा 9/4 और इसे हम लिख पाएंगे 2:1/4। तो 54 और 2 56:1/4%। तो आप समझ पाए इन फ्रैक्शंस के साथ कैसे काम करना है। और इसी तरीके से आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, लगातार फ्रैक्शंस पे प्रैक्टिस करते रहना है और यार दोस्तों के साथ डिस्कस करते रहिए कि चलिए बताइए 7/16 कितना हुआ, बताइए चलिए 9/24 कितना हुआ। इस तरीके से फ्रैक्शन डिस्कस करते रहिए। मैंने बुक्स में इन फ्रैक्शंस को इसी फॉर्मेट में लिखा है। अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है तो मेरी अर्थमेटिक की बुक आती है एक, स्पेसिफिकली अर्थमेटिक की, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया गया है, तो आप उसके थ्रू इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस है जिनका आपको ध्यान रखना है, जिन्हें और भी याद करना है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि 5/6 बताइए कितना परसेंट हुआ, तो अभी आपको कराया था 5/6। बच्चों 1/6 कितना बनता है? 16:2/3%। 5/6 करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना बना? 10/3। 10/3 को हम लिख पाएंगे 3:1/3%। 16 को 5 से करेंगे 80 बनेगा, 80 बनेगा, 80 और 3 83। तो 5/6 होता है 83 सही 1/3%, 83:1/3%। इसी तरह से 3/8 में पूछो कितना परसेंट होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 37.5% होगा। मैं कहूँ कि 5/8 बताइए कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे 62.5% होगा। मैं कहूँ कि 4/7 बताइए बच्चों कितना होगा, तो 57:1/7% होगा। मैं कहूँ कि बच्चों 5/7 बताइए कितना होगा, सो इट विल बिकम 71:1/3/7%। तो ये कुछ फ्रैक्शंस और हैं जिनको आपको याद रखना है। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ बच्चों कि 100% की फ्रैक्शन क्या होगी। 100% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर फ्रैक्शन निकालने का तरीका आपने सिखाया है कि 100% को अगर फ्रैक्शन में बनाना है तो आप लिखेंगे 100/100 और 100/100 का मतलब बच्चों 1, आप यही लिखेंगे।
तो अगर बच्चों 100% 1 को दर्शाता है तो 200% 2 को, 300% 3 को, 500% 5 को, 1300% 13 को फ्रैक्शन। बात समझ पाए मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी सवाल में मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 106:2/3% किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको ये सोचना है कि 100% रिप्रेजेंट करता है 1 को। यानी मैं इस नंबर को अगर इस तरह से लिख दूँ तोड़ के कि जी 100% प्लस 6 से ही 2/3%, तो 100% की फ्रैक्शन बनी 1 और 6 से ही 2/3% की फ्रैक्शन बच्चों यहाँ लिखवाई थी कितनी, 1/15। तो ऐड करेंगे तो 15 कम 15 और 1 16/15। इसी तरीके से बच्चों अगर मान लीजिए मैंने लिखा 157:1/7% या 457:1/7% कितना परसेंट होगा, तो हमें इसी तरीके से सोचना होगा कि इसको हम 2 टुकड़ों में ब्रेक करते हैं, एक तो 400% और एक 57:1/7%। तो 400% की फ्रैक्शन 4 और 57 से 1/7% की फ्रैक्शन 4/7, तो 7 चौक 28 और 4 बच्चे कितना बना, 32। तो यू विल राइट इट एज 32/7। आप बात समझ पा रहे हैं मेरी? मैं और आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको लिखा 366:2/3%। तो आप ऐसे देखिए, इसे 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एक 300% की फ्रैक्शन, एक 300% यानी 3, या चलिए मैं लिख के समझाता हूँ 3, और एक बना बच्चों 66:2/3%। हम धीरे धीरे इन सभी मल्टीपल्स को समझ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ समझा कि 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% बनाता है किसे, 1/3 को। तो 66:2/3% किसे बनाएगा बच्चों, 2/3 को। हमने इसका डबल किया तो इधर भी डबल करेंगे, तो ये बनेगा 2/3 का। और ये चीज़ें हम धीरे धीरे अपने आप सीख रहे होंगे। बस आपको करना क्या है, इन फ्रैक्शंस के साथ यूज टू होना है। हर सवाल में आपको डिटेल नहीं बनाना, इन फ्रैक्शंस को ही तोड़ना है, यहीं से सीखेंगे। आपकी सफलता का जो रास्ता है वो यहीं से गुजरेगा बच्चों। सोल्व करेंगे, 3 को 3 से क्या, 9, 9 और 2 11, 11/3। बात समझ पा रहे हैं बच्चों? आइए बच्चों कुछ और फ्रैक्शंस के साथ समझते हैं चीज़ों को। मान लीजिए मैंने कहा 616:2/3%, बताइए कितना फ्रैक्शन बना। तो इसको आपको 2 तरीके से लिखना है, एक 600%, एक 16 सही 2/3%। तो 600% को बच्चों आप लिखोगे 6 और 16 से 2/3% को आप लिखेंगे 1/6। तो जब सोल्व कर रहे होंगे तो 6 को 6 से क्या, 36 और 1 37, तो हमारी फ्रैक्शन बनी 37/6। मान लीजिए मैंने लिखा 406:1/4%। तो आप देखेंगे कि 400% की फ्रैक्शन है बच्चों 4, और 6:1/4% की फ्रैक्शन है 1/16। तो 16 को 4 से करें, 16 4 जो 64 और 1 65/16। शायद आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आइए प्यारे बच्चों एक बार फिर से और एक ओवरव्यू करते हैं सारी फ्रैक्शंस पर, ताकि हम जान पाएँ कि हमने कितना इन चीज़ों को सीखा है। जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने अगर आपको बोला कि आप मुझे बताइए 3/11 कितना परसेंट बना, तो मुझे इस चीज़ को इस तरह से ट्रीट करना है कि अपॉन 11 आया तो 1/11 कितना होता है बच्चों, 9:1/11%। 3/11 है सो 23:3/11%। हमें जैसे ही बेस फ्रैक्शन दिखती है तो उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे और डिनोमिनेटर के थ्रू बेस फ्रैक्शन को उठा के उतना मल्टीपल कर रहे होंगे। इस पर आप सब लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। चलिए एक और एग्जांपल पूछता हूँ मैं आपसे, आप मुझे बताइए 7/40 कितना परसेंट है। तो आप सोचेंगे
1/40 कितना होता है बच्चों? 2.5%। जब आप 7/40 करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ करेंगे तो 7/2 होगा, इट मीन्स 3.5। 7 को 2 से करेंगे 14 होगा, तो 14 में 3.5 जोड़ेंगे बच्चों तो आ रहा होगा 17.5%। यानी हमें बेसिक चीज़ को उठाना है, तो बटे 40 है तो यहाँ 1/40 को उठाना। अब 7 से गुना कर रहे थे तो 7 को 2 से किया 14, 7 को 1/2 से किया 7/2 यानी 3.5। तो रेट बनी हमारी 17.5%। मान लीजिए मैं आपसे सवाल में पूछूं कि आप मुझे बताएं 106 से ही 2/3%। तो जो पीछे बेसिक आपसे डिस्कस किया था उसी पे बात करनी है। हमें सोचना है कि 100 माने 100% और 6 से ही 2/3%। तो आप जानते हैं कि 100% की फ्रैक्शन 1 और 6 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/15 सोल्व करेंगे तो ये आ रहा होगा बच्चे 16/15। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं 316:2/3%, तो आपने प्यारे बच्चों सोचना है कि 300% यानी 3 और 16:2/3% की फ्रैक्शन होती है बच्चों कितनी? 1/6। तो 3 में 1/6 जोड़ रहे होंगे तो 6 × 18 और 1 19/6। यानी इस तरह से चीज़ों को हम मन मन में तोड़ रहे होंगे और उसके बाद हम फाइनल फ्रैक्शन को ड्रॉ कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल पूछा आपसे 457 से ही 1/7%। तो आपने सोचना है प्यारे बच्चों कि 400% की फ्रैक्शन 4, 57 से 1/7% की फ्रैक्शन, 57 से ही 1/7% की हमारी फ्रैक्शन होगी बच्चे, लास्ट क्लास में याद करने को बोला था 4/7। तो 7 चौक 28 और 4 32/7, 32/7। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि बस आप एक बार इन बेसिक फ्रैक्शंस के थ्रू गुजरिए, इन पे बार बार प्रैक्टिस करिए, इनके मल्टीपल ढूंढिए, एक दूसरे दोस्तों के साथ आपस में डिस्कस करिए। जितना हैबिचुअल आपसे हो पाए उतना हैबिचुअल इन चीज़ों पर होइए। आपका अल्टीमेटली अर्थमेटिक में जो टाइम बचा के देंगे वो यही फ्रैक्शन बचा के दे रही होंगी। आप पूरा सवाल सोल्व कर रहे होंगे, नीचे आ रहा होगा 7/13 × 100। बहुत सारी भीड़ 7/13 × 100 को सोल्व कर रही होगी और आप ही कुछ बिरले होंगे जो तुरंत सोचेंगे कि 1/13 कितना होता है। तो 1/13 मैंने लिखवाया है 7:9/13। मैंने कहा आपको 7/13 या मैंने कहा आपको 5/13, तो आप तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रैक्शन ड्रॉ कर रहे होंगे। तो इस पर जितनी ज़्यादा हो प्रैक्टिस करिए। आप आगे क्वेश्चंस पर आने से पहले इन्हीं चीज़ों को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करिए। जब तक आपकी फ्रैक्शन के बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे बच्चे, आप बहुत अच्छे से परसेंटेज के क्वेश्चंस को डील नहीं कर पा रहे होंगे। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 7/13 ही बोला, तो आपने सोचना है 1/13। तो 1/13 हमारा है बच्चों कितना लिखवाया था, आपने याद नहीं करना, बस बार बार इनको पढ़ना है, कंटिन्यू रहना है। जितना आप कंटिन्यू रहेंगे, बार बार इनका यूज करेंगे, उतना जल्दी आप चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। 1/13 इज 7:9/13%। 7:9/13%, सॉरी। तो जब आप इसे 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों ये बना 49 और ये बना हमारा 63। 7 9 जा 63/13। इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे होंगे तो ये लिख रहे होंगे 13 4 जा 52, 11/13। सो 49 + 4 53 = 11/13। तो ये हो रही होंगी बच्चों हमारी बेसिक फ्रैक्शंस। तो इन चीज़ों पर जितनी प्रैक्टिस हो करिए। आपको आखिरी में मैथ में टाइम बचाना है। एसएससी सीजीएल के 25 क्वेश्चन प्री में अगर आप करना चाहते हैं 10 मिनट में, तो वो रास्ता आपको अर्थमेटिक से ही होके गुजरेगा। और अर्थमेटिक में आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ जल्दी से प्ले कर पाएँ, वो रास्ता आपकी फ्रैक्शन से होके गुजरना है। इसलिए बच्चों इन फ्रैक्शन को जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस करिए। आप मेंस में जाएंगे तो अर्थमेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लगभग 65 to 70% क्वेश्चंस आपके इसी पोर्शन से अर्थमेटिक से रहते हैं। तो अर्थमेटिक मीन्स परसेंटेज, सो मेक इट सॉलिड बाय डूइंग प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। चलिए बच्चों एक और फ्रैक्शन लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए 900
6:1/4%। इसकी फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। तो इसमें आप देखिए कि 900% मीन्स 9 प्लस 6:1/4%। आपने देखा है 6:1/4% बच्चों कितना है 1/16। याद मत करिए, रटिए मत, बस पढ़िए, अपने आप चीज़ें होंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है आराम से। अब आप 16 को बच्चे 9 से गुना करेंगे 144 आ रहा होगा, एक जोड़ रहे होंगे तो 145/16, ये हमारी फ्रैक्शन आ रही होगी। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आए। चलिए आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आया जाए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 12/7, बताइए बच्चों कितना परसेंट बना। तो एक तो तरीका है बच्चों, हम इसे इंटू 100 करें, फिर आखिरी में सोल्व करें जी 1200/7, फिर इसे डिवाइड करें, फिर आए हमारा रिजल्ट परसेंटेज में। या हम इसको इस तरह से सोचें कि 12 को हम लिख सकते हैं 7 1 जा 7 प्लस 5/7। तो आप ये देखिए कि एक जो फ्रैक्शन है वो कितने परसेंट की होती है 100% की। तो एक जो बना रहा है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, वो है 100%। और 5/7 जो हमारा बना रहा होगा बच्चों, वो कितना बना रहा होगा 71:3/7%। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो 100 में इसे ऐड कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 171:3/7%। आप मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा 37/12, बताइए कितना परसेंट बना। आपने सोचना है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा। 12 3 जा 36, 12 3 36, 1/12। अब आप जानते हैं कि 3 से मतलब 300% और 1/12 मतलब 8 से ही 1/3% लिखाया है आपको 1/12 नीचे। तो जब आप ऐड कर रहे होंगे तो ये बन रहा होगा 308:1/3%। तो ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। साथ ही साथ इसके पिछले पार्ट पर मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि अगर प्यारे बच्चों मान लीजिए मुझे 11/12 जानना है आपसे, तो आप 1/12 के मल्टीपल वे में आ जाइए कि भाई 1/12 होता है 8:1/3%। तो अब हम करते क्या जी, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को, उस पर मत जाइए, आप इसको उल्टा लेके आइए। 11/12 को आप लिखिए 1 - 1/12, ये ज़्यादा ईजी होगा बच्चे आपके लिए। तो 1 की जो हमारी परसेंटेज बनती है वो बनती है 100%, और 1/12 की जो हमारी फ्रैक्शन बनती है वो बनती है 8:1/3%। तो जब सोल्व कर रहे होंगे तो 100 में से 8 घटा, आप 8 मत घटाइए बच्चों, 8 की जगह आप सीधा क्या घटाइए 9 घटाइए, तो ये बचेगा 91, और फिर 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2/3%। इन चीज़ों पे डिस्कस किया था मैंने लास्ट टाइम। जैसे मान लीजिए अगर मैं 70 में से 5 सही 9/13 घटा रहा हूँ, तो आप करिए क्या कि 5 मत घटाइए, आप क्या घटाइए बच्चे 6, इससे एक बड़ा नंबर घटाइए। तो 70 में से 6 घटाना आसान है 64, फिर 13 में से 9 गया 4/13। मान लीजिए मैं कहूँ आपको कि 100 में से 23:1/12 घटाइए, तो आप करिए क्या कि 23 मत सब्ट्रैक्ट करिए, आप 24 सब्ट्रैक्ट करिए। तो 100 में से 24 घटाएंगे बच्चों बचेगा 76, 12 में से 1 घटाएंगे ये बचेगा 11/12। तो ये होगा प्यारे बच्चों हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है आप इस फ्रैक्शन को समझ पा रहे होंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए बच्चे, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर 23/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो आप इसे इस तरीके से देखिए कि इसे हम 1:11/12 करेंगे बच्चे, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। तो इससे बेटर वे ये है कि मैं इसे 2 - 1/12 करूँ। तो आप देखेंगे 12 2 जा 24 - 1 23, यानी 12 दूनी 24 में 1 गया 23 बचा। तो ये ज़्यादा आसान है। 2 से आप जानते हैं कितना परसेंट बनता है बच्चों 200%। 1/12 है आपका 8 से ही 1/3%। जब आप इसे माइनस कर रहे होंगे 200 में 8, तो आपको तरीका बताया 8 मत माइनस करिए, आप क्या माइनस करिए वहाँ पे से एक बड़ा 9 माइनस करिए, तो ये आ रहा होगा 191:2/3%। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से
मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मैं आपको कहता हूँ 40/13 और 38/13। तो 38/13, आप देखिए 38 के आसपास कौन सा नंबर है जो 13 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज 39। 39 भाग होता है 13 से, तो हम इसे लिख लेते हैं 3 - 1/13। ऐसा लिखने के पीछे जो कारण है वो आप जानते हैं। अगर हम 2 + 12/13 लिखेंगे तो 12/13 कैलकुलेट करने में हमें बच्चों टाइम लगेगा। तो हमने इसको वापसी माइनस लिया है, तो 3 से हमारा बनता है बच्चों 300%, और 1/13 हमारा जो होगा वो होगा 7:9/13%। तो जब आप इसे घटाएंगे तो 7 नहीं माइनस करेंगे, आप 7 से एक बड़ा माइनस करिए, यानी 8। तो 300 में 8 गया 292, और 13 में से 9 गया, हमारा बचा बच्चे 4। तो 292 सही 4/13%। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। तो अब आइए बच्चों, हम धीरे धीरे फ्रैक्शन पे अब प्रैक्टिस कर चुके होंगे। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों, ये आप जान पा रहे होंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि फ्रैक्शन का अर्थ क्या है, किस तरीके से भाषा में इन सवालों का यूज़ होता है, इन फ्रैक्शंस का यूज़ होता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूँ कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो बच्चों, मैंने लिखा आपको 16:2/3%, तो आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो किसी फ्रैक्शन के अपोन में नंबर लिखा होता है, बटे में नंबर लिखा होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, ये किसी भी वैल्यू, ये किसी भी मान के या किसी वैल्यू के ओरिजिनल पार्ट को दिखाता है, या किसी लैंग्वेज के ओरिजिनल पार्ट को दिखा रहा होता है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं मूल मान। और ये जो नंबर होता है, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों उसका परसेंटेज रिजल्ट। ये होता है इसका परसेंटेज रिजल्ट। यानी अगर ये ओरिजिनल पार्ट है, ओरिजिनल वैल्यू है, तो ये उसका परसेंटेज रिजल्ट। मतलब मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ उस पर बात करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हम 6 का 16 से ही 2/3% निकालें, 6 का 16 से 2/3% निकालते हैं, तो वो आता है कितना, 1। यानी इस नंबर की जो परसेंटेज वैल्यू होगी, यानी 6 का 16 से 2/3%, 6 का 16:2/3% जो होगा, वो होगा हमारा बच्चों 1। समझ रहे हैं मेरी बात। नीचे वाली जो वैल्यू रहती है बेस वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, मूल मान होता है। और ये जो नंबर रहता है, ये इस ओरिजिनल वैल्यू की ये परसेंटेज रिजल्ट रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 37.5%, 37.5%, तो इसकी फ्रैक्शन बनी बच्चों 3/8। मतलब अगर 8 का 37.5% कैलकुलेट करेंगे तो वो बन रहा होगा बच्चों कितना, 3। अगर 8 का 37.5% कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कितना बन रहा होगा बच्चों, 3। इट मीन्स 8 का अगर मैं 37.5% निकालूं तो मेरा रिजल्ट सोल्व होकर आंसर दे रहा होगा 3। यानी ये अगर ओरिजिनल वैल्यू है तो इसका ये जो परसेंटेज रिजल्ट होगा ये होगा बच्चे 3। अगर मैं आपको कहूँ 8 का 62:1/2% बताइए तो आंसर होगा 5। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि 7 का 71:3/7% बताइए तो आंसर होगा बच्चों 5। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जो बटे वाली वैल्यू रहती है, जो बेस रहता है, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, वो ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो न्यूमरेटर होता है, जो अंश होता है, जो ऊपर वाला मान रहता है, वो बट्टे वाली वैल्यू का, डिनोमिनेटर वैल्यू का प्रतिशत परिणाम होता है, परसेंटेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या परसेंटेज रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 4%, 1/25। इसका मतलब अगर आप 25 का 4% कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो वो आंसर आ रहा होगा 1। अगर मैं आपको कहूं कि 16 का 6 से 1/4% कैलकुलेट करिए तो आंसर आ रहा होगा 1। मैं अगर आपको कहूं 6 का 16 से 2/3% बताइए तो रिजल्ट आ रहा होगा 1। यानी जो बटे में वैल्यू है वो बेस वैल्यू है, और उसका जो परसेंटेज रिजल्ट है, जिस परसेंटेज की वो फ्रैक्शन है, वो उसका ऊपर वाला पार्ट है। जैसे मैं आपको कहूँ 11 का 9 से ही 1/11% बताइए तो आंसर होगा 1, क्योंकि 9 से 1/11% की फ्रैक्शन है 1/11।
तो इस बेस वैल्यू का ये परसेंटेज रिजल्ट होता है ऊपर वाला। आप मेरी बात समझ पाए? अब बच्चों मेरी बात ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि मैं आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन समझा चुका हूँ। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट क्या करती है उन चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ कि बटे में जो वैल्यू लिखी रहती है डिनोमिनेटर में, वो बेस वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, मूल मान होता है, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो उसका परसेंटेज रिजल्ट रहता है। अब हम धीरे धीरे भाषाओं पर आने लग रहे हैं। बच्चों एग्ज़ाम दो तरीके से लिया जाता है। एक एग्ज़ाम होता है सब्जेक्टिव और एक एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव। बच्चों दो तरीके से परीक्षा ली जाती है, यह हमारी छटनी दो तरीके से होती है, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब जिसे हम कन्वेंशनल अप्रोच भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हमें कुछ लिखना होता है अपनी तरफ से। और एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ छांटना। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं या 5 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें उनमें से छांटना है कि क्या सही अर्थ है। बच्चों इनके पूछने पे या इन परीक्षा के पैटर्न पे के पीछे एक बहुत गहरा उद्देश्य है जिससे आपको समझना होगा। बच्चों ये जो एग्जाम होता है यूपीएससी कंडक्ट कराता है, टायर 3 एसएससी कंडक्ट करता है। इस एग्जाम के थ्रू आपकी मेंटलिटी चेक की जाती है कि आप कैसा सोचते हैं, समाज के प्रति, किसी विशेष कंटेंट के प्रति आपका क्या रुझान है, आपकी क्या सोच है, उस चीज़ को जानने के लिए लिया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव है ये सबसे मुश्किल होता है, इसलिए इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपकी मेंटलिटी चेक करने के लिए नहीं लिया जाता, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के लिए नहीं लिया जाता। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है कि क्या आप इस बात को समझने में या आप मानसिक रूप से इतने काबिल हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट करते वक्त क्या सोच रहा है, उस सोच को आप समझ पाएँ। मान लीजिए मैंने कोई भाषा अपने मन में सोची, कोई डाटा अपने मन में सोचा और उसे घुमा के मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया, तो वहां आपको ये नहीं सोचना कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी मेंटेलिटी में नहीं जानना चाह रहा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का अर्थ है कि मैंने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, मेरा सवाल देने के पीछे जो मैंने सोचा होगा वो अर्थ मैंने इन चारों में से दे रखा है और इनमें से आपको उत्तर देना होगा। सो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होगा वहाँ भाषा का खेल होता है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो 100% मीनिंगफुल नहीं होती है। बहुत बार क्वेश्चन का सेंस निकल कुछ और रहा होता है और हम अपनी तरफ से सोच कुछ और रहे होते हैं और हम क्वेश्चन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। नहीं बच्चों, ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपको अपनी लैंग्वेज नहीं बनानी। एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट करते जो सोचा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा, इसीलिए आपके आंसर की में भी कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है और आपके द्वारा अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस के आंसर जो आप सोचते हैं और जो एक्चुअल होते हैं उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको अपनी मेंटेलिटी शो नहीं करनी है क्वेश्चंस पे, आपको देखना है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट करते क्या सोचा हो। चलिए एक क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम धीरे धीरे सवालों पर आते हैं। उन सवालों में लैंग्वेज दे रखी होगी, भाषाएं दे रखी होगी। हमें वहाँ पर जाने से पहले एक छोटी सी बात को समझना होगा कि बच्चों हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं वो 2 तरीके से लिए जाते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। हमारा जो एग्ज़ाम है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लेने के पीछे एक कारण है जिसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बच्चों हमारा जो सिलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, जैसे मैं सिलेक्टेड हूँ। आपका सिलेक्शन हो रहा है अकाउंटेंट की पोस्ट पे सिलेक्शन होने लग रहा है। आपका सिलेक्शन हो रहा है एग्जामिनर की पोस्ट पे सिलेक्शन होने लग रहा है। तो जब आप इन पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो मुझे बस आपको ये चीज़ बतानी है बच्चों कि ऐसा क्या है इन अप्रोच में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के थ्रू एसएससी आपसे ऐसा क्या जानना चाह रहा है कि वो इसके थ्रू आपका सिलेक्शन कर रहा है। आप बच्चे मान लीजिए एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, किसी कंपनी में आप रेड मारने जाते हैं, तो आप एक चीज़ सोचिए आपका कौन सा स्किल काम आया। आप ज्योमेट्री अच्छी जानते हैं या नहीं जानते, क्या उस समय रेड मारते वक्त इस चीज़ का कोई यूज़ होगा? नहीं होगा। आप परसेंटेज फ्रैक्शन बहुत अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते, पूरी लाइफ में इसका कहीं यूज़ होगा? नहीं होगा। जो आप सीख रहे हैं इन चीज़ों का कोई यूज़ है? नहीं है। फिर एसएससी या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्यों लिया जाता है? क्यों ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जिसका पूरी लाइफ में कोई यूज़ ही नहीं है? बच्चों बहुत बड़ा यूज़ है।
उसको आपको समझना होगा। आप अगर किसी फैक्ट्री में रेड मारने जाते हैं तो वहाँ जो बैठा अकाउंटेंट है या जो ओनर वहाँ बैठा हुआ है, वो जाते ही आपको सारी चीज़ें सामने नहीं रख देगा कि हमने यहाँ यहाँ गलती की है, यहाँ यहाँ ये किया है। आपको नहीं बताने वाला वो अपनी कमियाँ। आप में ये गुण होना चाहिए, आप में स्किल डेवलप होना चाहिए कि आप उसकी बातों से अपने लिए जो ज़रूरी है उस अर्थ को ढूंढ पाएँ और आपके लिए काम की जो जानकारी है वो आप उससे बातों बातों में निकलवा पाएँ। ये स्किल आप में होना चाहिए। और बच्चों, इसी स्किल के कारण हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव लेवल का होता है। बच्चों, डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। दो तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, अभी बताया आपको, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। बच्चों, सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी लेता है, अभी टायर 3 में भी पूछा जा रहा है। इसका उद्देश्य टोटली आपकी पर्सनैलिटी चेक करना है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी सोच कैसी है, किसी विशेष कंटेंट के प्रति आपका रवैया कैसा है। आपको पूरा पढ़ने के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाता है जो यूपीएससी में लिया जाता है, जिससे आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनते हैं, जहाँ पर आपको आपकी जो ड्यूटी होगी, जो आपकी जॉब होगी, वो डिसीजन मेकिंग की होगी। हम बात कर रहे हैं अब एसएससी की, जहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव होंगे, यानी आप डिसीजन पॉलिसी बनाने वाले नहीं होंगे, आप पॉलिसी को फॉलो करने वाले होंगे, आप उनको लागू करने वाले होंगे। तो मैंने आपको कहा, चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी किसी घर में। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनकर छापा मारने गए तो कोई नहीं बताएगा कि हमने कहाँ पैसा छुपा रखा है। आप उसकी बातों से अर्थ निकालेंगे और इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम तैयार किया गया है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मेट करते वक्त आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। वहां बिल्कुल भी इस बात का कोई उद्देश्य नहीं होता कि वो ये जान पाए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब्जेक्टिव एग्जाम पूछते। आपसे बोलते कि जनधन योजना पर अपने विचार बताइए, मतलब आपकी पर्सनैलिटी चेक करना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें इनको डिसीजन मेकिंग में लाना ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग के लिए अपर बॉडी काम करती है, आपको एग्जीक्यूटिव लाना है। तो यहां उद्देश्य ये है कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देते वक्त, एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन को बनाते वक्त क्या सोचा होगा, उस सोच के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर करें। आपको अपनी सोच नहीं, एग्जामिनर की सोच बतानी है कि उसने इस क्वेश्चन को सेटअप करते वक्त क्या बनाया होगा, क्या सोचा होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है। इसलिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत बार ऐसा होगा कि सवाल की, क्वेश्चन की लैंग्वेज 100% मीनिंगफुल नहीं होगी, अर्थपूर्ण 100% नहीं होगी। आपको उससे मैक्सिमम सेंस निकालना होगा जो ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर पाएँ। इसलिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ताकि आप ऐसा ना सोचें कि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन गलत होता तो 4 ऑप्शन नहीं दिए होते। यानी आपको सोचना है, उतनी ही परिस्थिति में काम करना है, और अल्टीमेटली सोचना यही है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते वक्त क्या सोचा होगा। उद्देश्य वही है कि आप सामने वाले की बातें सुनकर उससे कितना अर्थ निकाल पाते हैं। तो इस फॉर्मेट पे अब हम चल रहे हैं और अब हम लैंग्वेज के क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं जैसा आपके सामने लिखा है। If 16:2/3% of a number is added to itself, then result becomes 4956. यदि किसी संख्या में उसी का 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 4956 प्राप्त होता है। देखते हैं बच्चे कैसे करें। मैं पहले आपको इसे डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको इसे फ्रैक्शंस के थ्रू समझाता हूँ। बच्चों, अगर हम डिटेल करें जैसे हम अपने स्कूलिंग टाइम पे करते थे, तो हम इस तरह से मान लेंगे, लेट द नंबर इज x। हमने मान लिया कि मूल संख्या x है। अब सवाल में कह रहा है बच्चों कि अगर इसी संख्या में, यानी x में, अपने आप में, अगर x में इसका 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए, यानी ये कोई नंबर है, इसमें अगर इसी नंबर का 16 से ही 2/3%, आप अपनी लैंग्वेज के साथ समझिए, अगर किसी संख्या में, यानी ये हमने वो संख्या बनी, उसी का 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 4956 प्राप्त होता है। अब बच्चे हम लोग करेंगे क्या, x, इसे सोल्व करेंगे, x इंटू 16, पूरा रेट कैलकुलेट करेंगे, फिर फ्रैक्शन बनाएंगे 1/6 इक्वल टू 4956। जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये x प्लस x/6, सो ये बन रहा होगा 7/6x
इक्वल टू 4956। तो 7 से कर रहे होंगे बच्चे 708। सो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 4248। तो ये होगी बच्चों हमारी x की वैल्यू। यानी जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो 4248 था, 4248। ये बच्चों हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। हमें इसे करना कैसे चाहिए था, अब हम उस पर बात करते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, बस हम सवालों पर धीरे धीरे अप्रोच लेना सीख रहे हैं फ्रैक्शन के थ्रू। हमें सवाल में बोला कि अगर किसी नंबर में उसका 16 से 2/3% जोड़ दिया जाए, तो मैंने 16 से 2/3% की फ्रैक्शन बनाई बच्चों 1/6। तो मैं देख रहा हूं कि अगर ओरिजिनल नंबर अगर मूल संख्या मैं 6 यूनिट मानता हूं, अगर मैं ओरिजिनल नंबर मूल संख्या 6 यूनिट मानता हूं, तो 6 का 16 से ही 2/3% हमारा जो होगा वो कितना होगा बच्चों, 1। सवाल में कह रहा है कि अगर किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए, इफ 16:2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ मीन्स अगर कोई नंबर 6 है तो इसका 16 से 2/3% बच्चों कितना हुआ, 1। तो कह रहा है इस नंबर में इसी का 16 से 2/3% यानी 1 जोड़ दें तो रिजल्ट कितना बनेगा बच्चों हमारा 7। क्योंकि 6 में 16 से 2/3% यानी 1 जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 7। और 7 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों 4956 को। तो 1 यूनिट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 708। सो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है बच्चों 6 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई, अगर 7 इकाई इतने को मान बता रही है तो 1 इकाई का मान इतना। तो 6 इकाई का मान 6 गुना 708 रुपये। तो ये बनेगा 4248 रुपये। आप समझ पाए किस तरह फ्रैक्शन को लेना है। चलिए एक और प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों एक और सवाल देखते हैं। जैसा बोर्ड पर लिखा हुआ है, if 6:2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, यदि किसी संख्या से उसका 6 से ही 2/3% घटा दिया जाए तो परिणाम रिजल्ट 5670 मिलता है, 5670 मिलता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे सोचिए कि 6:2/3% ऑफ ए नंबर, 6 से ही 2/3% क्या होता है, 1/15। अगर 6 से ही 2/3% 1/15 है तो इसका मतलब अगर ओरिजिनल नंबर मूल संख्या 15 है तो 15 का 6 से ही 2/3% जो होगा वो कितना होगा बच्चे, 1। तो हमारे सवाल में कह रहा है कि यदि किसी संख्या से उसका 6 से ही 2/3% घटा दिया जाए तो रिजल्ट जो आता है, आप समझे होंगे कि 15 से अगर उसका 6 से 2/3 यानी 1 घटाएंगे तो रिजल्ट आ रहा है बच्चे 14 यूनिट। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे बच्चों, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 5670। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 405। तो 15 यूनिट की वैल्यू होगी 15 गुना 405। तो 15×75 बच्चों, 15 चौक 60। यानी जो ओरिजिनल नंबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है 6075। आप समझ पाए इन चीज़ों को। यानी हमने फ्रैक्शन को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। कह रहा है कि अगर किसी नंबर का 6 से ही 2/3% उससे घटा दिया जाए तो रिजल्ट ये बचा। ये वैल्यू सारी यूनिट में है और एक्चुअल वैल्यू है 5670। तो 1 यूनिट इतना, तो 15 यूनिट कितना। समझ पाए बच्चों। चलिए बच्चे आइए एक नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा सवाल में लिखा हुआ है कि if 11:1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, यदि किसी संख्या में उसी का 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, what is the fraction of 11:1/9%? It is 1/9. It means original number is 9.
and 11:1 by 9% of 9 is 1. And in the question 9 का 11 से 1/9% होगा बच्चों 1। और प्रश्न में ऐसा कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% यानी 1 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट जो बनता है वो कितना आता है 10। और रिजल्ट यानी 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे 900 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 90। तो पूछ रहा है कि 9 यूनिट की वैल्यू बताइए, यानी ओरिजिनल नंबर बताइए क्या होगा। तो ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट था, तो 9 को 90 से गुना करेंगे बच्चों, ये आया 810। चलिए बच्चे एक और नए प्रश्न पर चलते हैं। इसमें भाषा को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक नए लेवल पे ले जाया गया है लैंग्वेज को, जो पीछे था उससे हट के। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी नंबर में 64 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट बनता है वो अपने आप का 157:1/7% बनता है। If 64 is added to a number, then number becomes 157:1/7% of itself। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको इन डिटेल कराऊं तो इस तरह से हम कर रहे होंगे, लेट द नंबर बी x। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी नंबर में 64 ऐड कर दें, नंबर था x, इसमें अगर 64 ऐड करें तो जो रिजल्ट बनेगा, यानी ये रिजल्ट हुआ अब नया, ये रिजल्ट इसी नंबर का यानी x का 157:1/7% के इक्वल है। अब हमें करना क्या होगा बच्चों, x + 64 हमें जाना अल्टीमेटली फिर भी फ्रैक्शन पे ही है, तो बेटर है कि इस फ्रैक्शन को हम शुरुआत में ही ट्रीट करें। अगर हमें इसकी फ्रैक्शन बनानी हो तो आप इस तरह सोचिए कि 100% की फ्रैक्शन 1 और प्लस 57:1/7% की फ्रैक्शन 4/7। सो द फ्रैक्शन विल बिकम 7 1 7 + 4 11/7x। सो 64 equals to 11/7x minus x. So we will get 4/7x equals to 64. So x becomes 112। यानी जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो था 112। जो अच्छा तरीका है बच्चों वो हमारा फ्रैक्शन से। कैसे कह रहे कि अगर किसी नंबर में 64 ऐड करें तो नंबर अपने आप का 157:1/7% बन जाता है। तो हम करते क्या है बच्चों, 157:1/7%। तो 100% मीन्स 1, 57:1/7% मीन्स 4/7। सो द फ्रैक्शन विल बिकम 11/7। इट मीन्स द ओरिजिनल नंबर इज 7। यदि मूल संख्या 7 है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि 7 का 157 से ही 1/7% हो जाता है, यानी कोई नंबर अपने आप का 157:1/7% बन जाता है। यानी कोई भी नंबर अपने आप का 157:1/7% तभी बनेगा जब वो नंबर 7 से 11 हो जाएगा। तो 7 से 11 होगा तब 157:1/7% बनेगा। तो 7 से 11 बनने में हमें इस नंबर में कितना ऐड करना होगा बच्चे, 4 यूनिट। और एक्चुअल में कितना ऐड करने को बोला है, 64। कह रहा है ना कि ओरिजिनल नंबर में जब 64 ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो 157:1/7% बनता है। हम इस चीज़ को यूनिट और फ्रैक्शन पे लेते हैं कि 7 का 157:1/7% बना बच्चों 11, यानी 7 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 11। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को, तो 1 यूनिट विल बिकम 16। So 7 unit will become 16 into 17, 112. It means the original number is 112. मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट है वो अपने आप का 444 से ही 4/9% बन जाता है। If 930 is added to a number, then the result becomes
then the result becomes 444:4/9% of itself. तो प्यारे बच्चों, अब हम फ्रैक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 444 सही 4/9%, इसको हम लिख क्या सकते हैं? हमें पता है, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 400% यानी फ्रैक्शन हुई 4, प्लस 44:4/9% की फ्रैक्शन हुई 4/9। तो 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 कितना बना बच्चों? 40। इसका मतलब अगर कोई नंबर 9 यूनिट है, अगर कोई नंबर 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट में क्या जोड़ें, 9 यूनिट में क्या जोड़ें कि वो नंबर अपने आप का 444:4/9% ही हो जाए, यानी 40 बन जाए। तो 9 में क्या जोड़ें कि 40 हो जाए बच्चों? तो आप कहेंगे सर 31 यूनिट ऐड करें तो ये नंबर 40 यूनिट होगा। तो 9 का 444 से ही 4/9% यानी 40। तो 9 में 31 यूनिट जोड़ेंगे तो ये नंबर 444:4/9% होगा। सो 31 यूनिट बिलोंग्स टू 930। So 1 unit belongs to 30. So 9 unit belongs to 9 into 30 means 270. So our original number is 270. चलिए बच्चों, एक और प्रश्न देखते हैं। If 16 is added to a number, then number becomes 116:2/3%. यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या अपने आप की 116 सही 2/3% हो जाती है। कैसे समझते हैं? 116 सही 2/3%। जब बच्चों हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो इसको पहले बनाते हैं 100% यानी एक फ्रैक्शन, और फिर 16 सही 2/3% 1/6। तो ऐड करेंगे तो 6 बन जाए 6 और 1 7/6। इट मीन्स इफ द ओरिजिनल नंबर is 6, so what we have to add in 6 so that the number will become 116:2/3% of itself. यदि कोई मूल संख्या 6 है तो 6 में मैं क्या जोड़ूं, कितने यूनिट जोड़ूं कि वो नंबर अपने आप का 116 से ही 2/3% बन जाए? तो 6 का 116 से 2/3% जो होता है बच्चों वो होता है 7, यानी हमें इसमें क्या ऐड करना होगा? 1 यूनिट ऐड करनी होगी। सो 1 यूनिट रिप्रेजेंट 16. So 6 unit is the original number. So 6 unit equals to 6 into 16, 96. यानी जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो ओरिजिनल नंबर जो हमारा होगा वो होगा बच्चों 96। चलिए बच्चों, एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल ये है आपका कि if 21 is added to a number then number becomes 137:1/2%. यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो जो परिणाम होगा वो अपने आप का 137 सही 1/2% होगा। अगर हम इसे फ्रैक्शन बेस सोल्व करते हैं तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए कि 137:1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो जब आप इसे ब्रेक करोगे तो 100% यानी 1 और 37:1/2% 3/8। अब आप इसे ऐड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 और 3 11। सो इट बिकम्स 11/8। तो सवाल में कह रहा है कि इस नंबर में यानी ओरिजिनल नंबर 8 यूनिट है, इसमें अगर हम 21 ऐड कर दे रहे हैं तो ये नंबर अपने आप का 137:1/2% बनता है। यानी 8 का 137 से 1/2% है बच्चों 11। तो 8 में क्या जोड़े के 11 बने? 3 यूनिट, और एक्चुअल में 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 21 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 8 यूनिट की वैल्यू होगी 8756। सो द ओरिजिनल नंबर इज 56। आप मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? चलिए एक और प्रश्न लेते हैं इसी पे। चलिए प्यारे बच्चों, एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो वो नंबर अपने आप का 166 सही 2/3% होता है। मतलब इफ 20 इज एडिड टू ए नंबर then result becomes 166:2/3% of itself. हम फ्रैक्शन लेते हैं बच्चों 166:2/3%। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो अब आप इसे ऐसे देखिए कि दो तरीके से तोड़िए इसे आप। 100% की फ्रैक्शन बच्चों बनती है 1, साथ में आपका बनेगा 66:2/3%।
तो आप याद करिए बच्चों कि 33:1/3% की फ्रैक्शन कितनी थी? 1/3। तो ये फ्रैक्शन 1/3 थी, तो यहाँ इसका डबल है 66:2/3%। इट मीन्स इट्स फ्रैक्शन इज 2/3। सो 3 1 जा 3, 3 2 5, सो इट बिकम्स 5/3. So if it is 5/3, it means 166:2/3% of 3 is 5. So what we have to add in 3 to make it 166:2/3% of itself? To make it 5, we have to add it 2. मतलब यानी 3 में हम क्या जोड़ें कि ये नंबर अपने आप का 166.3% बताया था बच्चों। ये मूल संख्या, ये ओरिजिनल नंबर है, ये मूल संख्या है और ये इसका प्रतिशत परिणाम है। तो 3 में क्या जोड़ें कि ये 5 बन जाए? तो हमें क्या जोड़ना होगा बच्चे? 2 यूनिट। और एक्चुअल में कह रहा है कि 2 यूनिट नहीं जोड़ना, हमें कितना जोड़ना है बच्चों? 20। तो 2 यूनिट अगर 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 10 मतलब 30। इसका मतलब बच्चों जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना होगा? 30। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको समझाई उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप फ्रैक्शन को क्वेश्चन में अप्रोच लाना सीख पाएँ और उसको जोड़ना सीख पाएँ। अब मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर हम फ्रैक्शन का और अच्छे से प्रयोग समझते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने ये एक सवाल दिया हुआ है कि यदि किसी रेक्टेंगल की लेंथ को, यदि किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाए एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाई 20%, और अगर इसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव बताना है, यानी इसके एरिया में डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो कितने परसेंट चेंज होगा। तो समझते हैं बच्चों, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप किसी फार्मूले पे मत जाइए, किसी फिक्स पैटर्न पे मत जाइए, ना उसको सोचिए, मुझ पे विश्वास रखिए, आपके कंधों पर स्टार लगे होंगे। बस जैसे मैं बता रहा हूँ धीरे 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 चीज़ों से जुड़े रहिए। ये यूट्यूब ऐसा चैनल है, इनसे बच्चा थोड़ी देर तो देखता है, उसके बाद उसका मन भटकता है। आप ऐसा नहीं करें, आप रेगुलर चीज़ों को देखिए, कॉपी में लिखते रहिए, जुड़े रहिए, बस सीखना है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख गए तो आप बहुत बढ़िया से चीज़ों को डील कर पा रहे होंगे। तो बच्चों, सवाल ने जैसा बोला कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ 37.5% बढ़ जाती है, तो आप जानते हैं 37:1/2% की फ्रैक्शन होती है 3/8। इसका मतलब अगर रेक्टेंगल की लेंथ 8 है तो 8 का 37.5% कितना? 3। अगर रेक्टेंगल की लेंथ 8 है तो 8 का 37.5% 3 बढ़ गई, तो 8 में 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई बच्चों? 11। यानी अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ 8 थी तो 3 बढ़ के हो गई बच्चों 11। यानी पहले अगर 8 होती थी तो अब हो गई 11। कह रहा है कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो 20% घटा दी जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे समझिए कि 20% की फ्रैक्शन है 1/5। यानी अगर उसकी ब्रेड्थ 5 है तो 5 का 20% कितना बना बच्चों? 1। तो अगर ब्रेड्थ को 20% घटा दिया जाए, यानी अगर ब्रेड्थ 5 थी तो 1 घटा दी जाए तो कितनी होगी? 4। तो कहता है जी उसके एरिया में परसेंटेज चेंज बताइए कितना होगा। तो आप ऐसे देखिए कि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 5, तो इसका मतलब एरिया होगा हमारा कितना बच्चों? 40। अब हमारी लेंथ हो गई 11, ब्रेड्थ हो गई 4, तो हमारा एरिया कितना हो गया? 44। यानी हमारा पहले एरिया होता था बच्चों 40, अब एरिया हो गया 44। तो हमारे एरिया में कितना चेंज आ रखा है बच्चों? 4 का। तो 4 का चेंज आ रखा है बच्चों किस पे? 40 पे। तो 100 पे कितना? अब आप जानते हैं ये 1/10 आता है और 1/10 बनाता है कितना? 10%। यानी रेक्टेंगल के एरिया में 10% का क्या हो रहा होगा बच्चों? इंक्रीज हो रहा होगा। तो बस आपको बेसिक फ्रैक्शन लेना है, उन फंडे में उस बेसिक फ्रैक्शन को सेट करना है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है आपका, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%, यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें क्या होगा। तो आप ऐसे देखें बच्चों कि जो स्क्वायर है उसकी साइड अगर 40% बढ़ा दी जाए
तो 40% की सबसे पहले हम फ्रैक्शन ढूंढेंगे। आप जानते हैं बच्चों 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। अगर 20% की भिन्न 1/5 होती है तो 40% की भिन्न होगी बच्चों 2/5। सो द 40% इज 2/5। इसका मतलब अगर स्क्वायर की साइड मान लीजिए ए है, तो कह रहा है कि जो साइड है वो अगर 5 है तो 5 का 40% यानी 2 बढ़ गई। यानी अगर अब साइड पहले साइड 5 थी तो अब साइड हो गई 7। तो कहता है स्क्वायर के एरिया में परसेंटेज चेंज बताइए। तो एरिया होता है बच्चों साइड का स्क्वायर। तो साइड है हमारी 5 तो एरिया होगा 5 का वर्ग 25। अब हमारी साइड है 7 तो एरिया होगा हमारा ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर यानी 49। यानी बच्चों वर्ग का जो एरिया था वो पहले था 25, अब हो गया 49। तो एरिया में कितना चेंज आया, 24 का। तो 24 का परिवर्तन आया 25 में, तो 100 पे कितना है, यानी 24 इंक्रीज हुआ 25 पे तो 100 पे कितना। अब आप जानते हैं 1/25 होता है हमारा कितना बच्चों, 4%। तो 24/25 कितना होगा, 96%। यानी हमारे क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में 96% का इंक्रीज हुआ। आइए बच्चों एक सवाल है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ ए सर्कल। किसी सर्कल के एरिया में हमें परसेंटेज चेंज बताना कितना होगा इफ़ इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाई 25%। कहता है इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो बच्चों आप ये देखिए कि जो सर्कल होता है, अगर मैं सर्कल की रेडियस r मानता हूँ तो सर्कल का जो एरिया हुआ वो आप जानते हैं ना बच्चों क्या हुआ, πr²। सर्कल का एरिया हुआ πr²। तो कहता है अगर उसकी रेडियस 25% बढ़ा दी जाए तो 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। इसका मतलब अगर रेडियस 4 है तो 4 का 25% बढ़ा दे तो कितनी हो गई, 5। यानी रेडियस 4 से होकर 5 हो गई। तो जो एरिया होगा वो होगा πr²। तो 4 4 का वर्ग 16 पाई, 5 है तो 5 का वर्ग 25 पाई। यानी जो सर्कल का एरिया था पहले अगर वो 16 पाई था तो अब वो एरिया हो गया बच्चों 25 पाई। तो कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, 9 पाई। तो जब 9 पाई का इंक्रीज हुआ है 16 पाई पे तो 100 पे कितना, ये कैंसिल आउट हो। देखो बच्चों यहाँ पे हमारा टाइम बच सकता है, जो हमें बचाना है हमें यहाँ ये देखना है कि 1/16 हमने क्या लिखा था। तो 1/16 हमने लिखा था 6:1/4%। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं 9, तो 9/16 करेंगे तो 9 6 54, 9/4 वी कैन राइट इट 2:1/4%। सो आफ्टर एडिंग इट वी विल गेट 56:1/4%. वन मोर थिंग आई विल एड ऑन इट। बच्चों अगर किसी क्वेश्चन में हमें कंपैरिजन फाइंड आउट करना हो, तुलना ज्ञात करनी हो, तो हम वहाँ ऐसी वैल्यू को इग्नोर भी कर सकते हैं जो कांस्टेंट रहेगी किसी भी फंक्शन पर। जैसे सर्कल का एरिया है तो सर्कल के एरिया में बच्चे पाई की वैल्यू किसी भी रेडियस पे सेम रहनी है और आपको मात्र कंपैरिजन निकालना है। तो आप कर ये भी सकते हैं कि एज ए स्टूडेंट आप सर्कल के एरिया सिर्फ r² समझे, क्योंकि आपको पता है कि पाई आखिर में जाके कैंसिल हो भी जाना है और कंपैरिजन चाहिए। आप छोटा सर्कल लेंगे तब भी पाई उसी रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, बड़े सर्कल लेंगे तब भी पाई उसी रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पाई को इग्नोर भी कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से एरिया मन में मान सकते हैं r² है। तो रेडियस अगर 4 से 5 हुई तो एरिया 4 का वर्ग 16 से 25 हुआ, तो 9 का चेंज 16 पे। अब यहाँ गेम होता है बच्चों हमारे टाइम का। अगर हमें पता हो कि 1/16 कितना होता है, 6 सही 1/4%, तो 9/16 तुरंत सोचना है 9 6 54, 9/4 यानी 2 से 1/4 यानी 56 सही 1/4%। तो इस तरीके से स्पीड बनेगी और आपके सामने तो 4 ऑप्शन होंगे जिससे वैल्यू छाटनी होगी। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, बस जुड़े रहना, धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है। प्यारे बच्चों आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, इफ the base radius of a cylinder, if the base radius of a cylinder is increased by 40%,
यदि किसी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाई 37:1/2% तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो प्यारे बच्चों आप ऐसे समझिए कि ये सिलेंडर में दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक रेडियस और एक हाइट। ये रेडियस, ये हाइट। वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो आपको याद होगा, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि अगर हमें क्वेश्चन में केवल कंपैरिजन फाइंड आउट करना है तो हम ऐसी वैल्यूज़ को इग्नोर भी कर देते हैं जो कांस्टेंट है। इसका मतलब पाई अगर कांस्टेंट है तो हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसकी बेस रेडियस 40% बढ़ा दी जाए, तो बेस रेडियस 40% बढ़ा रहे हैं तो 40% की फ्रैक्शन होगी बच्चों 2/5। 20% की फ्रैक्शन है 1/5, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। यानी रेडियस अगर 5 है तो 5 का 40% कितना, 2 बढ़ के कितनी हो गई, 7। और उसकी जो हाइट है बच्चों वो 37:1/2% घटा दी गई। यदि उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी गई, यानी हाइट 8 का 37.5% यानी 3 घटा दी गई। यानी हाइट अगर उसकी पहले 8 थी तो 3 घटा के कितनी हो गई, 5। रेडियस 40% इंक्रीज किया, हाइट को हमने 37.5% डिक्रीज किया, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ। तो कह रहा है इसका वॉल्यूम में चेंज बताइए। तो वॉल्यूम होगा बच्चों आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 25 आएगा, 25 को 8 से करेंगे 200। इसका मतलब जो इसका बेसिक वॉल्यूम जो इसका इनिशियल वॉल्यूम था वो था 200 यूनिट। अब इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो रेडियस है बच्चों 7, हाइट है 5, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आया बच्चों। 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 245। यानी प्यारे बच्चों अगर इसका वॉल्यूम पहले 200 था तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो रहा है, 245। तो इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया, 45 का। तो 45 का चेंज आया वॉल्यूम में किस पे, 200 पे। तो 100 पे कितना, तो 2 से करेंगे तो आंसर आ रहा होगा हमारा 22.5%। ये होगा बच्चों हमारा आंसर, यानी इसके वॉल्यूम में 22.5% का चेंज आएगा।